प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। लाओ त्सु का ये विचार कितना गहरा है। और आज हम प्रकृति की इसी अपार शक्ति के एक ताज़ा और काफ़ी भयानक रूप की बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपर टाइफून रगासा की। स्वागत है आप सबका। आज हम सुपर टाइफून रगासा पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। इसने पिछले बुधवार 25 सितंबर 2025 को हांगकांग में काफ़ी तबाही मचाई। हमारी ये जो चर्चा है ये अलग अलग रिपोर्ट्स और स्रोतों पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इस खतरनाक तूफान के असर को समझें, ये बनते कैसे हैं, इसका विज्ञान क्या है और हाँ, जलवायु परिवर्तन से इसका क्या लेना देना हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और ये विषय सिर्फ आजकल क्या हो रहा है ये जानने के लिए ही ज़रूरी नहीं है। जो लोग सिविल सेवा परीक्षा मतलब यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत काम का है। शायद मेंस के जीएस पेपर 1 भूगोल में या पेपर 3 में पर्यावरण और आपदा प्रबंधन वाले हिस्से में प्रीलिम्स के लिए भी ये जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आज का हमारा मकसद है रगासा कितना गंभीर था ये समझना, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते कैसे हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर जलवायु परिवर्तन से इसके कनेक्शन को देखना। तो चलिए समझते हैं इसको थोड़ा और करीब से। सबसे पहले तो रगासा का जो फौरी असर हुआ उस पर नजर डालते हैं। हांगकांग में तो हाल बहुत बुरा था। बहुत तेज हवाएं, जबरदस्त बारिश। हाँ, और दक्षिणी चीन में स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि करीब करीब 20 लाख लोगों को मतलब सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि स्थिति कितनी चिंताजनक थी। 20 लाख लोग, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल, और सिर्फ हवा बारिश की ही बात नहीं थी। हांगकांग में एक बहुत ऊंची तूफानी लहर जिसे स्टॉर्म सर्ज कहते हैं, उसका भी सामना करना पड़ा। मतलब तटीय इलाकों में पानी का लेवल सामान्य से 3 मीटर यानी करीब 10 फीट ऊपर चढ़ गया। 10 फीट? ये तो तटीय स्थितियों के लिए बहुत खतरनाक होता होगा। बेहद खतरनाक, बुनियादी ढांचे के लिए, घरों के लिए, हर चीज के लिए। और दुख की बात यह है कि इसमें जानें भी गईं। ताइवान से कम 14 मौतें हुई हैं और उत्तरी फिलीपींस में भी 2 लोगों की जान जाने की खबर है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इंसानी जिंदगियों का सवाल है। निश्चित रूप से रगासा की ताकत को बिल्कुल कम नहीं आंकना चाहिए। इसे 2025 का अब तक का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात माना जा रहा है। जब ये अपने चरम पर था तो इसकी अधिकतम निरंतर हवा की गति, जिसे मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड स्पीड कहते हैं, वो 280 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई थी। 280 किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ, और ये रफ्तार मतलब हमारे ग्रह पर तूफानों की जो अधिकतम संभावित तीव्रता मानी जाती है, ये उसके बहुत करीब है। बाप रे, 280 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। शायद इसीलिए इसे सुपर टाइफून कहा जा रहा है, क्योंकि ये श्रेणी 5 का चक्रवात है। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल मन में आता है, इतने बड़े और विनाशकारी तूफान आखिर बनते कैसे हैं? क्या आप थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं कि ये प्रक्रिया होती कैसे है? जरूर। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े तूफानों की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिन्हें अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानते हैं। अटलांटिक में हरिकेन, यहाँ पश्चिमी प्रशांत में टाइफून। ये आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास, जहाँ समुद्र का पानी काफ़ी गर्म होता है, वहाँ बनते हैं। मतलब पानी का तापमान कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अच्छा, गर्म पानी जरूरी है? हाँ, गर्म पानी इसका ईंधन है। होता क्या है कि समुद्र की सतह से गर्म और नम हवा हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है। जब ये हवा ऊपर जाती है तो नीचे सतह पर हवा का दबाव कम हो जाता है, एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक है। अब प्रकृति में खाली जगह तो रहती नहीं, तो आसपास जहां हवा का दबाव ज्यादा है, यानी हाई प्रेशर एरिया से हवा तेजी से इस कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ आती है, उस खाली जगह को भरने। अच्छा। और ये जो हवा आती है ये भी समुद्र की गर्म सतह के संपर्क में आती है, गर्म और नम होती है, और फिर ये भी ऊपर उठ जाती है। अच्छा, तो ये एक तरह का लगातार चलने वाला चक्कर बन जाता है। हवा ऊपर उठी, दबाव कम हुआ और हवा आई, वो भी गर्म होकर ऊपर उठी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक साइकिल बन जाता है, और जैसे जैसे ये गर्म नम हवा ऊपर वायुमंडल में जाती है, ये ठंडी होती है। ठंडी होने पर इसमें जो पानी की भाप है यानी जलवाष्प, वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिसे संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। इसी से घने बादल बनते हैं और गरज वाले तूफान, थंडरस्टॉर्म पैदा होते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो पूरा घूमता हुआ सिस्टम है, इन बादलों और हवाओं का विशाल पहिया, इसे लगातार ऊर्जा कहाँ से मिलती है?
तो इसका ईंधन है समुद्र की गर्मी और सतह से लगातार भाप बनकर उड़ता हुआ पानी। यही गर्मी इसे जिंदा रखती है, इसे ताकत देती है, और हमारी पृथ्वी जो घूम रही है उससे एक कोरियोलिस प्रभाव पैदा होता है जो इसे घुमाव देता है, मतलब इसे गोल गोल घूमने में मदद करता है। समझ गए, मतलब समुद्र की गर्मी ही इन तूफानों का असली इंजन है। लेकिन हर बार तो ये इतने बड़े और खतरनाक नहीं बनते होंगे, इनके भी तो कुछ स्टेजेस होते होंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल होते हैं। ये धीरे धीरे विकसित होते हैं। शुरुआत में जब हवा की रफ्तार कम होती है तो इसे कहते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन या उष्णकटिबंधीय अवसाद। अगर हालात ठीक रहें, मतलब समुद्र का पानी गर्म हो, हवा में नमी हो और हवा के बहाव में ज्यादा रुकावट ना हो, तो ये और मजबूत होता है। जब इसकी अधिकतम निरंतर हवा की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा या 39 मील प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, तब इसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म यानी उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम दिया जाता है। ये सब वर्गीकरण अमेरिका की NOAA जैसी संस्थाओं के मानकों पर आधारित हैं। अच्छा, और फिर टाइफून या हरिकेन कब बनता है? जब अधिकतम निरंतर हवा की गति बढ़कर 119 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा हो जाती है, तब इसे आधिकारिक तौर पर हरिकेन, टाइफून या ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, जो भी उस इलाके का नाम हो। ने बताया कि रागसा श्रेणी 5 का था। ये श्रेणियां कैसे तय की जाती हैं? क्या स्केल है इसका? हाँ, इनका वर्गीकरण करने के लिए मुख्य रूप से सैफिर-सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल का इस्तेमाल होता है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये स्केल पूरी तरह तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति पर ही आधारित है। यहाँ निरंतर या सस्टेन्ड का मतलब क्या है? क्या ये हवा के तेज झोंके होते हैं? नहीं, ये झोंकों की रफ्तार नहीं है। निरंतर का मतलब है कि हवा की औसत गति को एक तय समय के दौरान मापा जाता है। जैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO 10 मिनट की औसत अवधि की सिफारिश करता है। वहीं अमेरिकी सिस्टम में आमतौर पर 1 मिनट की अवधि इस्तेमाल होती है। अच्छा, 1 मिनट या 10 मिनट की औसत गति। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है, जो इस स्केल की एक सीमा भी है। वो ये कि ये स्केल सिर्फ हवा की गति देखता है। तूफान से जुड़े जो दूसरे खतरनाक पहलू हैं, जैसे कि स्टॉर्म सर्ज यानी तूफानी लहरें, या बहुत ज्यादा बारिश से आने वाली बाढ़, या फिर बवंडर यानी टॉर्नेडो, उनकी भयावहता को ये स्केल सीधे तौर पर नहीं बताता। ओह अच्छा, ये तो बड़ी जरूरी बात है। मतलब हो सकता है कि कोई कम श्रेणी का तूफान हो, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा करे और ज्यादा तबाही मचा दे। बिल्कुल मुमकिन है। कई बार ऐसा हुआ है कि श्रेणी 1 या 2 के तूफान भी भारी बारिश या स्टॉर्म सर्ज की वजह से बहुत ज्यादा विनाशकारी साबित हुए हैं। तो ये स्केल सिर्फ हवा की ताकत का अंदाजा देता है, पूरे खतरे का नहीं। हाँ, समझ गई। तो इसकी श्रेणियां क्या-क्या हैं? इस स्केल पर 5 श्रेणियां हैं। श्रेणी 1 हवा की रफ्तार 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 2 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 3 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 4 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा। और श्रेणी 5 252 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा। और हाँ, श्रेणी 3 और उससे ऊपर के जो तूफान होते हैं, उन्हें प्रमुख यानी मेजर हरिकेन या टाइफून माना जाता है, क्योंकि इनमें जान माल का गंभीर नुकसान करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। तो रगासा, जिसकी हवा 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची थी, वो तो साफ तौर पर श्रेणी 5 में आता है, और शायद इसीलिए इसे सुपर टाइफून भी कहा जा रहा है। मतलब एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली श्रेणी 5 का तूफान। बिल्कुल। तो अब अगला सवाल यही है कि रगासा इतना ज्यादा तीव्र, इतना खतरनाक क्यों हो गया? क्या इसमें जलवायु परिवर्तन का कोई हाथ है? यहाँ आकर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है ना? विकसित होने में बहुत सारे कुदरती कारक एक साथ काम करते हैं। हवा का पैटर्न, समुद्र का तापमान, वायुमंडल की नमी, बहुत कुछ। तो किसी एक घटना के लिए सीधे जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराना वो वैज्ञानिक तौर पर थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब निर्णायक सबूत देना भी बाकी है, और इसके लिए काफी रिसर्च की जरूरत है। तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि हम पक्के तौर पर कह ही नहीं सकते कि जलवायु परिवर्तन का रगासा की तीव्रता से कोई लेना देना है? किसी एक घटना के लिए उंगली उठाना शायद सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो बात अब ज्यादा साफ हो रही है और जिस पर वैज्ञानिकों में एक आम सहमति सी बन रही है, वो ये है कि जैसे जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात औसतन ज्यादा तीव्र होते जा रहे हैं। औसतन ज्यादा तीव्र मतलब ये कि ज्यादा शक्तिशाली तूफानों की संख्या, जैसे श्रेणी 4 और 5 वाले, उनके बनने की संभावना बढ़ रही है, और उनकी जो अधिकतम तीव्रता है वो भी ज्यादा हो सकती है। ये एक ट्रेंड देखा जा रहा है, और इसके पक्ष में कुछ सबूत भी हैं।
जैसे पिछले साल क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस नाम के जर्नल में एक स्टडी छपी थी। उसमें दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को देखा गया। अच्छा, क्या पाया उस स्टडी में? उसमें पाया गया कि ये चक्रवात अब तटों के ज्यादा पास बन रहे हैं, पहले से ज्यादा तेजी से तीव्र हो रहे हैं, जिसे रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहते हैं, और जमीन से टकराने के बाद भी ज्यादा देर तक अपनी ताकत बनाए रख रहे हैं। ये तो चिंता की बात है। और इसका कारण क्या हो सकता है? एक बड़ा संभावित कारण है गर्म होते महासागर। जैसा हमने पहले बात की, इन तूफानों को ऊर्जा गर्म पानी से मिलती है। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार प्रशांत महासागर, जहां रगासा जैसे टाइफून बनते हैं, वहां पिछली सदी में सतह का औसत तापमान करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। 1.5 डिग्री सेल्सियस? हाँ, और ज्यादा गर्म पानी का मतलब है तूफानों के लिए ज्यादा ईंधन, ज्यादा ऊर्जा। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो? हाँ बिल्कुल। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के स्कूल ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के डीन हैं बेंजामिन हॉर्टन। उन्होंने हाल ही में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को एक इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने समझाया कि टाइफून असल में पृथ्वी का एक तरीका है गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का, उसे संतुलित करने का। अच्छा, गर्मी को संतुलित करने का। हाँ, वो कहते हैं कि महासागर में जितनी ज्यादा गर्मी जमा होगी, उससे हटाने के लिए उतने ही ज्यादा और शायद उतने ही शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेंगे। पृथ्वी एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। तो ये साफ है कि अगर आप समुद्रों को गर्म करेंगे तो ये टाइफून और बड़े और ताकतवर होंगे। ये तो प्रकृति का अपना तरीका हुआ संतुलन बनाने का, भले ही वो हमें विनाशकारी लगे। प्रोफेसर हॉटन ने खास तौर पे रगासा के बारे में कुछ कहा। हाँ, रगासा के मामले में उन्होंने 2 बातें कहीं। पहली कि उस समय समुद्र में बहुत ज्यादा गर्म पानी था, मतलब रगासा के लिए भरपूर ऊर्जा थी। और दूसरी, उसका जो रास्ता था वो ऐसा था कि वो हांगकांग पहुंचने से ठीक पहले तक किसी बड़े जमीनी हिस्से से टकराया ही नहीं। तो इसका क्या असर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो समुद्र के ऊपर चलते हुए लगातार ऊर्जा लेता रहा, ताकतवर होता रहा। जमीन से टकराने पर तूफान अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, पर इसे वो मौका मिला ही नहीं, तो वो अपनी पूरी चरम शक्ति के साथ तट पर पहुंचा। प्रोफेसर हॉटनेन ने इसे अधिकतम विनाश के लिए एकदम सही रास्ता कहा। ये पूरी बात, मतलब तूफान कैसे बनता है, उसे कैसे मापा जाता है, और ये जलवायु परिवर्तन वाला एंगल, ये सब न सिर्फ हमें रगासा जैसी घटनाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि ये उन बड़ी प्रक्रियाओं पर भी रोशनी डालता है जो हमारे ग्रह पर चल रही हैं। और ये समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी चरम मौसम की घटनाएं दुनिया भर में बढ़ती हुई दिख रही हैं। और जैसा हमने शुरू में भी कहा था, ये जानकारी UPSC मेंस के लिए काफ़ी अहम हो जाती है, चाहे वो GS पेपर 1 हो, जहां भौतिक भूगोल और भूभौतिकीय घटनाओं की बात होती है, या पेपर 3 जिसमें पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन जैसे विषय हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को और इनके आपसी रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की बात को समेटें, तो हमने देखा कि सुपर टाइफून रागासा कितना भयंकर था, उसने हांगकांग और आसपास कितना नुकसान किया। हमने समझा कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते कैसे हैं, कि कैसे गर्म समुद्र का पानी इनकी ऊर्जा का स्रोत है। हमने सैफर्ड सिम्पसन स्केल के बारे में जाना, जो हवा की गति के आधार पर इनकी ताकत बताता है, और ये भी समझा कि इस स्केल की अपनी सीमाएं हैं। रगासा इस स्केल पर श्रेणी 5 का एक सुपर टाइफून था। हाँ, और हमने इस पेचीदा मुद्दे पर भी बात की कि हालांकि किसी एक तूफान को सीधे जलवायु परिवर्तन से जोड़ना मुश्किल है, फिर भी वैज्ञानिक अब ये मान रहे हैं कि गर्म होते महासागरों की वजह से ये तूफान औसतन ज्यादा तीव्र और शायद ज्यादा विनाशकारी हो रहे हैं। प्रोफेसर हॉर्टन की बात भी यही इशारा करती है कि महासागरों की अतिरिक्त गर्मी इन तूफानों को ईंधन दे रही है। और अंत में मैं प्रोफेसर हॉर्टन की कही एक बात से जुड़ा एक सोचने वाला बिंदु छोड़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि रगासा का रास्ता अधिकतम विनाश के लिए एकदम सही था, क्योंकि वो जमीन से टकराकर कमजोर नहीं हुआ। ये भविष्य में हमारे जोखिम, हमारी वल्नरेबिलिटी के बारे में एक अहम सवाल खड़ा करता है। सोचिए, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, या जैसे जैसे हम तटीय इलाकों में और ज्यादा बसावट कर रहे हैं और ज्यादा निर्माण कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में आने वाले तूफानों का असर और भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है, भले ही तूफान की अपनी ताकत उतनी ही रहे? मतलब क्या हमारी बदलती तटरेखाएं और बढ़ती आबादी हमें इन तूफानों के प्रति और ज्यादा असुरक्षित बना रही है? हाँ बिल्कुल, ये एक गंभीर सवाल है। इस पर नीति बनाने वालों को, वैज्ञानिकों को और हम सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। आज की इस चर्चा का मकसद
सुपर टाइफून रगासा और चक्रवात विज्ञान से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर रोशनी डालना था। ये विषय, जैसा हमने देखा, यूपीएससी परीक्षा की तैयारी और दुनिया में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे ही विषयों पर और जानकारी चाहते हैं या आज की बातचीत को लेकर आपके मन में कोई सवाल या विचार है, तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली चर्चाओं से भी जुड़े रह सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।